एक बार देखते हैं। हमने पढ़ा कि सबसे पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना है। आपने टाइम लिमिट के अंदर नहीं किया तो हम आपको 10,000 रुपीज का पेनल्टी लगा देंगे इसके ऊपर। फिर आपको रिटर्न फाइल करना है। अच्छा, पैन के अलावा आपको पैन कोड भी करना है। अगर आपने कोड नहीं किया, ऑथेंटिकेट नहीं किया, तो 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। 139(1) के अंदर में 139(1) के अंदर में आपको रिटर्न फाइल करवाना है, सामने वाले से रिटर्न फाइल करना है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो 5,000, 10,000, 5,000 31 दिसंबर के पहले, 10,000 31 दिसंबर के बाद, 1,000 5 लाख के नीचे आपका डिले इन फाइलिंग द रिटर्न के अंदर में आपको पेनल्टी लग जाएगी। ये पेनल्टी आपको बिलेटेड रिटर्न के साथ लगेगी 139(4). आपने जो भी रिटर्न्स फाइल किए हैं आप 139(5) के अंदर में उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। आपको 140A में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे। अगर आपने नहीं पे किया, रिटर्न फाइल कर दिया, आप असेसी इन डिफॉल्ट बन जाएंगे। आपका रिटर्न 143(1) के अंदर प्रोसेस होगा। सबसे पहले मशीन प्रोसेस करेगी, वो उसमें 6 तरह के एरर्स निकालेगी एरिथमेटिकल। वो जो क्लेम्स ही इनकरेक्ट है, आपने लॉस बियॉन्ड ड्यू डेट कैरी ओवर करने की बात की है, वो डिसअलाउ हो जाएगा। 80I, IB, 10AA वगैरह के डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं, ये पूरे के पूरे आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। ठीक है। arithmetical errors, claims and उसके अलावा और 2 चीजें थी। रुकिए, हम लोग जरा पीछे चल लेते हैं एक बार। इनकरेक्ट क्लेम्स, डिसअलाउंसेस। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में जो एक्सपेंडिचर्स बोले गए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स आपको, मतलब जो डिसअलाउ होना चाहिए वो वाले एक्सपेंडिचर्स इसमें पूरे के पूरे डिसअलाउ हो जाएंगे। एरिथमेटिकल एरर्स के अंदर में आएगा किसी भी तरह की कोई इनकंसिस्टेंसी है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की गई है, या फिर डिडक्शन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है। ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी 143(1) के अंदर। 143(1) के अंदर एक बार आपका रिटर्न हो गया पूरा प्रोसेस, आपको इंटीमेट कर दिया गया फॉर एनी चेंजेस। कुछ रिटर्न्स 143(3) में असेस होंगे। इन्हें असेस होने के लिए आपको नोटिस 143(2) में दिया जाएगा। ये नोटिस 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर जिसमें रिटर्न फाइल होना चाहिए था उसके 6 महीने के अंदर अंदर सर्व हो जाना चाहिए। सर्व होने के बाद 143(3) में आपका असेसमेंट होगा। हमने इसका भी टाइम लिमिट देखा। इसका टाइम लिमिट है 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है। यानी अगर मैं 1920 की बात कर रहा हूं, 1920 फाइनेंशियल ईयर, तो इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021। इसका असेसमेंट ईयर 2021 हो गया तो आपको 30 सितंबर 2021 तक के नोटिस सर्व कर देना है और 31 मार्च 2022 तक के आपको अपना ऑर्डर पास कर देना है। क्लियर है यहां तक के? ये तो रेगुलर हो गए। इसके बाद असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपकी कोई इनकम है जो एस्केप हो गई है असेसमेंट के लिए, तो वो आपको 148 का नोटिस दे सकते हैं। 148 के नोटिस के लिए 149 में हमने टाइम लिमिट देखी 4 इयर्स, 6 इयर्स, 16 इयर्स। 16 इयर्स फॉर एसेट्स आउटसाइड इंडिया, 6 इयर्स फॉर एसेट्स इन इंडिया, फॉर इनकम इन इंडिया जो 1 लाख के ऊपर एस्केप हो गई है। इनकम इन इंडिया नहीं बोलना चाहिए, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज मोर देन 1 लाख। 4 इयर्स तो नॉर्मल टाइम पीरियड है। इसके अंदर अंदर आपका नोटिस इशू हो जाना चाहिए, मतलब स्पीड पोस्ट को चले जाना चाहिए, कुरियर वाले के हाथ में चले जाना चाहिए। क्लियर है यहां तक के? 147 में आपका असेसमेंट होगा। ठीक है, हम आगे जाके देखेंगे। इसका टाइम पीरियड भी 12 मंथ्स रहेगा, पर इसका 12 मंथ्स कैसे होगा? 148 फाइल करने के बाद 143(2) के अंदर में आपको सामने वाले को नोटिस देना पड़ेगा। चलो, फाइनेंशियल ईयर 16-17 की बात करते हैं, असेसमेंट ईयर 17-18। यहां पे
6 ईयर्स पकड़ लीजिए, 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24, 31 मार्च 2024 तक 148 का नोटिस दिया जा सकता है फॉर इनकम एस्केपिंग इनका असेसमेंट अबव 1 लाख रुपीस। ये वाला नोटिस इस डेट तक इशू हो जाना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि ये डेट को इशू हुआ, आपको मिला, आपको बोला गया 148 में रिटर्न फाइल करो। 148 में आपको क्या बोला गया? रिटर्न फाइल करो। तो आपने रिटर्न फाइल किया 2024-2025 में। मैं बहुत आगे निकल गया हूं फिलहाल। आपने इस डेट को रिटर्न फाइल किया। अब असेसिंग ऑफिसर आपको 143(2) के अंदर में असेसमेंट का नोटिस इशू करेगा। वो कब तक कर सकता है? 30 सितंबर 2025। ये डेट तक आपको नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। ये डेट तक के आपको नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। अब समझिए कि आपका असेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 12 मंथ्स। हम आ जाते हैं टाइम लिमिट्स पे। 147, 12 months from the end of the financial year in which notice is served. In which the notice is served. 12 months from the end of the financial year in which notice is served. ये कौन से नोटिस की बात कर रहा है? 148 के नोटिस की बात कर रहा है। यानी 148 का नोटिस आपको सर्व हुआ है 24-25, in which it is served। मैंने आपको क्या बोला? यहाँ पे इशू हुआ है 31 मार्च को, यानी आपको सर्व तो 24-25 में हुआ। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? सर्व। सर्व। तो सर्व आपको हुआ है 24-25 में। कंफ्यूज मत होना, इशू करने तक का टाइम लिमिट 31 मार्च 2024 है। सर्व उसके बाद हो सकता है। आपको सर्व हुआ 24-25 में। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 12 महीने बाद तक का समय आपको दिया जा रहा है। असेसमेंट 31 मार्च, ये साल का एंड है 2025, 2026 तक आपको कंप्लीट करना है। असेसमेंट 31 मार्च 2026 तक के कंप्लीट करना है। क्लियर है यहां तक के? यहां तक के हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि सपोज आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, हम आपको एक मौका देंगे, आप रिटर्न फाइल कीजिए। 142(1) में हम आपको बोलेंगे रिटर्न फाइल कीजिए। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, हम उसके बेसिस पे आपका असेसमेंट कर लेंगे। आपने नहीं किया, हम आपका 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है यहां तक के? इस वक्त हम आपको शो कॉज नोटिस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको मौका दिया 142(1) में रिटर्न फाइल करने का। आपने नहीं किया, इसलिए हम बिना नोटिस दिए भी डायरेक्ट आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं, पर उस केस में हम आपको शो कॉज नोटिस देंगे। पहले आपको शो कॉज नोटिस देंगे। क्लियर है यहां तक क्या? 142 आपने सपोज रिटर्न फाइल किया, पर हम आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल कर सकते हैं अगर हमें कोई डाउट है अंडर 142(1)(2). 142(1)(2) और 142(1) का कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वगैरह सबका एक टाइम लिमिट रहेगा। 142(1)(2) में मैंने आपको नोटिस दिया, आपने उसका कंप्लायंस किया, ठीक है, कोई बात नहीं। कंप्लायंस के बाद हमें लगता है कि कोई इनकम एस्केप हुई है असेसमेंट के लिए, या तो 143(2) में हम आपको नोटिस दे देंगे, या फिर 147 में 148 का नोटिस दे देंगे एज पर द टाइम लिमिट्स। आपने कंप्लाई नहीं किया, हम 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे। पर ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सिर्फ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक ही हो सकता है। 12 months from the end of the relevant assessment year. 144, 12 months from the end of the assessment year in which the income was first assessable. First assessable. ठीक है? समझिए, 143(3) या 144 में असेसमेंट कब तक हो सकता है? 143(3) के लिए आपको 143(2) का नोटिस देना पड़ता है। सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो उसका असेसमेंट ईयर हो गया 2021। नोटिस आपको दिया जा सकता है 30 सितंबर 2021। ये डेट तक आपको ये सर्व हो जाना चाहिए। और आपका असेसमेंट कंप्लीट 31 मार्च 2022 तक हो जाना चाहिए, चाहे वो 143(3) का हो, चाहे वो 144 का। ठीक है? तो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक 148 में क्या होना चाहिए और एक आपका 143(3) और 144 में क्या होना चाहिए। ठीक है? ये सारी की सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। दोनों में वर्डिंग्स अलग अलग है। रिटर्न वॉज फर्स्ट असेसेबल एंड द नोटिस वॉज फर्स्ट सर्व्ड। दोनों के वर्डिंग्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? चलिए, फिर हमने पढ़ा कि 150 के अंदर अगर
आपको ये जो टाइम लिमिट्स है ये एप्लीकेबल नहीं होती। 150 के अंदर हमने पढ़ा कि कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती अगर जो भी आप कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ सम कोर्ट ऑर्डर या रिविजन या सीटा अपील्स का जो ऑर्डर है उसके बेसिस पे आपने किया है। यहाँ पे किसी तरह की कोई टाइम लिमिट नहीं है, बैक डेट पे आप जा सकते हैं। पर 152 ने यहाँ पे आपको रोका, बोला कि वो जिसकी डेट तो निकल ही चुकी है, आप ऑर्डर दे ही नहीं सकते, उसके बाद में ये सारी की सारी अपील वगैरह सब कैरी आउट की गई, तो वो वाले ईयर्स का आप ऑडिट नहीं करेंगे। ये वाला पॉइंट अब मैं वापस से नहीं समझा रहा हूँ, ये पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से डिटेल में इसका डिस्कशन किया। ठीक है, नॉन रेसिडेंट के एजेंट को अगर नोटिस सर्व किया जा रहा है तो वहां 6 साल का पीरियड दिया गया है अंडर 148। इसमें इनकम एस्केपिंग असेसमेंट मोर देन 1 लाख वाला कंडीशन नहीं है, सीधा सीधा फ्लैट 6 इयर्स वाला रूल यहाँ पे दिया गया है। अगर आपकी इनकम एक बार असेस हुई है 143.3 या 147 के अंदर, वही इनकम अगर वापस असेस करना है तो 6 साल वाला पीरियड आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 4 साल वाला बेनिफिट मिलेगा, 6 साल वाला बेनिफिट आप नहीं ले सकते। यानी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भले मोर देन 1 लाख हो, पर हम आपको रोक देंगे सिर्फ 144 पे, उसके आगे नहीं जाने देंगे, प्रोवाइडेड आपने रिटर्न फाइल किया था और पहली बार जब आपका असेसमेंट हुआ तब आपने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज किए थे, सब कुछ बताया था, असेसिंग ऑफिसर ने कंसिडर भी किया था। अगर असेसिंग ऑफिसर ने इग्नोर कर दिया था तो ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसको नहीं लगेगा, ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं लगेगा, वो 6 साल तक के ऑर्डर दे सकता है, या फिर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था, या जो भी केसेस होंगे। क्लियर है? यहां तक की पूरी कहानी समझ में आई। यहां तक कि हम लोगों ने एक आइडिया लिया पूरे के पूरे प्रोसेस का। अब हम थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोस में चलते हैं। आपने 16-17 फाइनेंशियल ईयर में 6 लाख रुपए की इनकम दिखाई। ठीक है, आपका 143.3 में असेसमेंट हुआ। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 17-18, 30 सितंबर 2018 तक के आपका नोटिस दिया जा सकता है और 31 मार्च 2019 तक के आपका असेसमेंट कंप्लीट करना है। इस दौरान हमने कुछ एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर दिया, 4 लाख रुपए का, और ये 6 लाख रुपए में ऐड कर दिया, यानी आपकी इनकम होगी 10 लाख। यहां तक के समझ गए? कुछ साल बाद आपको फिर नोटिस आया 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 आपको 148 में रिटर्न फाइल करने का नोटिस आया कि भाई आपने कुछ तो इनकम छुपाई है, आप एक रिटर्न को वापस से फाइल कीजिए। आपने रिटर्न फाइल किया, आपने ओरिजिनल असेसमेंट 10 लाख रुपए का हो चुका था, 6 लाख 4 लाख रुपए का एक्सपेंस डिसअलाउ, आपने इसमें इनकम दिखा दी 6 लाख रुपए। और इस दौरान 18 से लेके 20 के बीच में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये जो एक्सपेंस डिसअलाउ किया गया है ना, ये अब कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिस ऑर्डर के अंदर बोला गया है कि ये वाले खर्चे बिजनेस एसएससीज को अलाउ किए जाने चाहिए। आपको जब ये पहली बार 4 लाख रुपए डिसअलाउ किया गया, आप अपील में गए ही नहीं। आपको पहली बार जब मौका दिया गया तो आप अपील में गए ही नहीं। आपको यहां तक के समझ में आया? अब बोला जा रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन बिटवीन आ गया, ये 4 लाख रुपए का एक्सपेंस अलाउ होना चाहिए। अब आप तो कुछ कर नहीं सकते, ये एक्सपेंस अगर अलाउ होना भी चाहिए तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर आपके अगेंस्ट में पास हो चुका था। पर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के अंदर आपको नोटिस आया, आपने रिटर्न फाइल किया और आपने रिटर्न के अंदर में दिखाया कि अब मुझे 4 लाख रुपए का एक्सपेंस अलाउ कीजिए, तो 16 में से 4 गया, 12 लाख रुपए का आपने रिटर्न फाइल कर दिया। सवाल यह है, असेसिंग ऑफिसर आपको ये एक्सपेंस अलाउ करेगा या डिसअलाउ कर देगा? ऑब्वियसली डिसअलाउ कर देगा। आप बोलोगे सर अलाउ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। मैं फिर वही स्टैंड लूंगा जो मैंने पहले लिया था। मैंने आपको कहा था कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपने अपील में जाना चाहिए और आप अपनी अपील्स को पेंडिंग रखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उसके अगेंस्ट फिर आप ये एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। ये 4 लाख रुपए का एक्सपेंस अगर आप अपील में गए होते, अपील पेंडिंग होती और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता, आप इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपने अपील के अगेंस्ट अटैच कर सकते थे और आपको ये एक्सपेंस अलाउ हो जाता, कहानी खत्म हो गई रहती पूरी की पूरी। पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने उस समय एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है ये 4 लाख रुपीस का एक्सपेंस मुझे डिसअलाउ किया गया है, अब आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको इसका बेनिफिट लेने नहीं दिया जाएगा। ये जो एक्सपेंस है ये will not be allowable as
assessee did not go to appeal. assessee अपील में नहीं गया, assessee अपील में गया नहीं, उसकी गलती है। अगर अपील में गया होता तो बिल्कुल ये एक्सपेंस उसको अलाउ हो गया होता, उसमें था ही क्या, कोई दिक्कत ही नहीं थी। समझ में आया? ये वाला एग्जांपल लिख के रखिए। केस 2, आपने 16-17 फाइनेंशियल ईयर का इनकम दिखाया 6 लाख। 147 में आपका असेसमेंट हुआ। सपोज कीजिए ये असेसमेंट हुआ आपका 30 मार्च 2020 को, ठीक है। और इस दौरान 2 लाख रुपए के एक्सपेंस, बस ये असेसमेंट हुआ और असेसमेंट के दौरान नो चेंज आ गया, नो चेंज। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 16-17 की बात हो रही है, यानी असेसमेंट ईयर 17-18 टाइम पीरियड है। आपको 31 मार्च 2021 को रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया। 31 मार्च 2021 को रीअसेसमेंट का नोटिस आया और इस रीअसेसमेंट में बताया गया कि आपने एक इनकम हाइड की है जिसकी रिसीट्स 15 लाख है और जिसके एक्सपेंस 8 लाख है। जिसकी रिसीट्स 15 लाख है, जिसके एक्सपेंस 8 लाख रुपए है। क्लियर है यहां तक के? अब क्या होगा? अब आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी 7 लाख, यानी ऑलरेडी जो थी 6 लाख उसमें और 7 लाख रुपए ऐड कर देंगे, जो इन दोनों का डिफरेंस है। आप ये नहीं बोल सकते कि एक्सपेंस आपको डिसअलाउ हो जाना चाहिए। क्यों ना ऐसा नहीं बोलेंगे? क्योंकि भाई ये एक्सपेंस पहले डिसअलाउ नहीं की गई थी, तो अब हम वो एक्सपेंस क्यों ना क्लेम करें? अगर आप वहां की रिसीट चार्जेबल कर रहे हैं तो हम वहां का एक्सपेंस भी चार्जेबल करेंगे। क्लियर है यहां तक? क्या ये एग्जांपल लिख के रखिए। केस 3, व्हाट इफ इन केस 2 अबव, ऊपर वाले केस के अंदर में फर्स्ट असेसमेंट जब हुआ था, फर्स्ट असेसमेंट expense of 2 lakh was disallowed related to income escaped assessment found in reassessment। मीनिंग समझ लीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई ये जो पहला असेसमेंट हुआ इस दौरान 2 लाख रुपए के खर्चे डिसअलाउ किए गए थे। ये 2 लाख रुपए के खर्चे जब असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ा, उसने बोला कि ये तो आपके प्रेजेंट बिजनेस से रिलेटेड खर्चे मुझे लग ही नहीं रहे, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। उसके दिमाग में डाउट आ गया था, पर उसने एक ऑर्डर पास कर दिया। फिर उसने छानबीन की और उसे पता चला ये 2 लाख रुपए के खर्चे आपके एक ऐसे बिजनेस से रिलेटेड है जो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया। उसने आपको रीअसेसमेंट का नोटिस दे दिया और रीअसेसमेंट के नोटिस में 15 लाख की रिसीट्स निकली और 8 लाख के एक्सपेंस निकले, और ये जो 8 लाख का एक्सपेंस है इसमें ये 2 लाख इंक्लूडेड है। ये 8 लाख में 2 लाख वाज डिसअलाउड रिलेटेड टू इनकम एस्केप्ड असेसमेंट फाउंड इन रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट के दौरान आपको जो इनकम मिली है उससे रिलेटेड एक्सपेंस थे। अब क्या होगा? अब आपकी जो रिसीट्स है वो 15 लाख पकड़ी जाएगी, पर आपको जो एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा उसमें से 2 लाख रुपए कट जाएंगे। वो सीधा सीधा बोलेंगे कि एक्सपेंस जब आपको पहले ही डिसअलाउ कर दिया गया है तो अब हम आपको क्यों अलाउ करें, हम आपको नहीं अलाउ करते। ये होगा आपको एक्सपेंस अलाउ ही नहीं किया जाएगा। क्लियर है यहां तक के? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वाला एग्जांपल भी लिखिए। केस 4, आपने इनकम दिखाई 6 लाख रुपए की फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17। 31 मार्च 2020 को आपको नोटिस दिया गया 147 के अंदर में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इस दौरान सामने वाले ने निकाला कि आपकी रिसीट्स तो 6 लाख थी पर आपके एक्सपेंस थे 7 लाख रुपए। समझे? यानी इस बिजनेस में 1 लाख का लॉस आ रहा था। आपने क्यों नहीं दिखाया ये बिजनेस? मे बी ये बिजनेस इलीगल बिजनेस था, मे बी,
हो सकता है, नो वन नोज, ठीक है, या फिर आपको अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं करना था, व्हाटएवर बी द केस। क्या ये 1 लाख का एक्सपेंस आपको अलाउ कर दिया जाएगा डिडक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग इनकम? आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूंगा नहीं। वी आर स्टडिंग द सेक्शन ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, नॉट लॉस एस्केपिंग असेसमेंट। ये आपको एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, ये आप क्लेम ही नहीं कर सकते, ये लॉस का सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। मैं सेट ऑफ यहां पे लिख देता हूं, नो सेट ऑफ परमिटेड, नो सेट ऑफ परमिटेड। क्लियर है यहां तक? क्या वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए ये वाला एग्जांपल भी। केस 5, आपने रिटर्न फाइल किया था विद इनकम ऑफ 6 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17। नॉट इनकम ऑफ 6 लाख, सपोज कीजिए आपने लॉस क्लेम किया था, लॉस क्लेम किया था 1 लाख रुपए का फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17, बट इट वाज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। आपका 143(2) में 3 में असेसमेंट हुआ और इसमें एक ऑर्डर पास हुआ कि कैन नॉट कैरी ओवर द लॉस, कैन नॉट कैरी ओवर द लॉस। 148 का आपको नोटिस आया, यानी रिटर्न फाइल करने के लिए आया। इसमें 147 में आपकी इनकम निकाली गई 6 लाख रुपए की, समझ गए, इनकम निकाली गई 6 लाख रुपए की। क्या मैं 1 लाख का डिडक्शन ले सकता हूं? आप में से कुछ लोग आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ढूंढ रहे हैं हम लोग, वो 1 लाख का सेट ऑफ क्यों मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा, आप समझो, पहले वाले में लॉस 1 लाख का ऑलरेडी है आपके पास, हम इनकम पकड़ रहे हैं तो हम डिडक्शन अलाउ करेंगे। अरे अगर हम लॉस पकड़ेंगे तो हम अलाउ नहीं करेंगे ना बाबा। 147 में क्या पकड़ा आप ये देखो, उसके पहले आपने क्या क्लेम किया है वो आपको क्यों नहीं अलाउ किया जाएगा? बिल्कुल अलाउ किया जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 5 लाख, ठीक है, 6 लाख माइनस 1 लाख, समझ गए, 6 लाख माइनस 1 लाख। केस 6, आपने फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए लॉस डाला 1 लाख रुपए। 143(3) में आपका असेसमेंट हुआ और असेसमेंट में एक ऑर्डर पास हुआ कि इस लॉस को हम ना आपको सेट ऑफ अलाउ करेंगे ना कैरी ओवर अलाउ करेंगे। आपने जो रिटर्न फाइल किया था वो बियॉन्ड ड्यू डेट किया था। अब आपने भी बोला ठीक है यार, बियॉन्ड ड्यू डेट फाइल किया, वैसे भी हम लोगों को नहीं मिलना था कैरी ओवर, पर सामने वाले ने ऑर्डर में लिख दिया कि हमने आपको सेट ऑफ भी नहीं करने देंगे, सेट ऑफ भी नहीं करने देंगे, उसने ऑर्डर पास कर दिया। 147 में आपका रीअसेसमेंट हुआ और इस दौरान इनकम पकड़ी गई 6 लाख रुपए की। क्या मैं 1 लाख का लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 143(2) के अंदर में मेरा ऑलरेडी ऑर्डर आ गया कि हम आपको सेट ऑफ भी परमिट नहीं करेंगे, और आप अपील में नहीं गए। अरे आपको जाना चाहिए था अपील में, अपील में चले जाते तो यहां से सेट ऑफ वर्ड हट गया रहता था, सिर्फ कैरी ओवर होना था। तो ऑर्डर भले ही गलत था पर आपने एक्सेप्ट किया ना, आपने एक्सेप्ट किया। तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 6 लाख रुपए। ये कोर्ट केस भी है, सन इंजीनियरिंग का है आई बिलीव, उसके अंदर में आएगा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल ध्यान में रखिए, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए हमने 156 की बात की थी, डिमांड नोटिस। मैंने आपको कहा था 149(1) में, मतलब आप जब भी कोई असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट के बाद जब आप ऑर्डर भेजते हैं तो ऑर्डर के साथ एक डिमांड नोटिस अटैच रहना चाहिए कि भाई आपको ये डिमांड पे करना है, ऐसा एक नोटिस अटैच रहना चाहिए। अगर आपने नहीं अटैच किया तो इसका मतलब आप डिमांड क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक के? मतलब सिर्फ असेसमेंट हुआ है भाई, ऑर्डर नहीं हुआ है, डिमांड पे करने की जरूरत नहीं है। तो 156 का डिमांड नोटिस लगता है। मैंने आपको कहा था सिर्फ एक केस ऐसा होता है जहां पे ये डिमांड नोटिस नहीं लगता, 143(1) के इंटीमेशन में, इट इज डीम्ड कि इट इज अ डिमांड नोटिस ऑल्सो। आगे ध्यान रखिए, अगर आपको टीडीएस या टीसीएस का
साथ में ऐसा ही कोई इंटीमेशन आता है और उसके अंदर भी बताया गया है कि देयर इज अ डिफॉल्ट, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ चार्ट है, तो वहां पे भी आपको डिमांड नोटिस लगाने की जरूरत नहीं रहती। क्लियर है यहाँ तक? क्या बढ़ू मैं आगे? 143(3) के असेसमेंट के दौरान अगर कोई टैक्स पे करना है तो डिमांड नोटिस लगेगा। 147 का असेसमेंट हुआ उस दौरान अगर कोई डिमांड निकालना है तो डिमांड नोटिस लगेगा। Where any tax, interest, penalty or fine or any sum payable consequent to an order passed under the Act, assessing officer shall serve upon the assessee a notice of demand in prescribed form. Apex Court, Shri Mohan Bhai versus CID, held that failure to serve notice of demand renders the recovery proceedings invalid. आपने अगर डिमांड नोटिस दिया ही नहीं तो इनवैलिड हो गई आपकी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स। क्लियर है यहाँ तक? क्या 292BB के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि सपोज करो कि ऐसा एक डिमांड नोटिस आया और आपने डिमांड को सर्व कर दिया, तो आपने प्रेज्यूम कर लिया है ना उसको। When an assessee has appeared in any proceedings or cooperated in the inquiry of the assessment, it shall be deemed that notice is served upon him, duly signed in accordance with the provisions of the Act. He cannot claim that notice is not served to him, not served on time, served upon him in improper manner. However, the above provision shall not be applicable where assessee has raised an objection. अगर आपने पहले ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था कि आपका ये नोटिस इनवैलिड है, तो फिर आप ये क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे भले ये इनवैलिड हो जाए, बाद में डिमांड आया, आपने पे कर दिया, इट इज डीम्ड टू बी वैलिड, डीम्ड टू बी वैलिड। क्लियर है यहाँ तक? क्या चलिए, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अब हम वापस से टाइम लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। मैं आ जाता हूं 153 में, जहां हम लोग टाइम लिमिट के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपका असेसमेंट 143 या 144 में हो रहा है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या एक रेगुलर असेसमेंट के अंदर में, तो आपका ये असेसमेंट का ऑर्डर 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम वाज फर्स्ट असेसेबल पास हो जाना चाहिए, ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। यहां पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपको इशू हो जाना चाहिए, आपको सर्व हो जाना चाहिए, ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। अब सपोज कीजिए मैंने आपको पूरी की पूरी ड्यू डेट्स दी थी, मैं आपको वापस से ड्यू डेट देता हूं। सपोज कीजिए हम फाइनेंशियल ईयर 16-17 की बात कर रहे हैं, इसका असेसमेंट ईयर हो गया 17-18, इसका नोटिस, एक काम कहते हैं इसको 19-20 कर देते हैं क्योंकि पहले की डेट्स अलग थी, अब फिर से गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो हमारा मेन कंसर्न 19-20 है, हमें से 19-20 याद रखना है। एज अ स्टूडेंट आप ये पहली वाली डेट्स याद मत रखिए, इस पे दिमाग मत लगाइए, ठीक है। तो आपका असेसमेंट ईयर है 2021, आपको नोटिस 30 सितंबर 2021 तक देना है, और आपका असेसमेंट ऑर्डर ये क्या है, सर्व। आपका असेसमेंट ऑर्डर जो कि साइन हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। अब ऑर्डर आपको सर्व करने की टाइम लिमिट क्या है ये डिफाइन नहीं है। कई सारे कोर्ट केसेस है जो बोलते हैं कि प्रॉपर टाइम में आपको सर्व हो जाना चाहिए। अब प्रॉपर टाइम क्या होता है, मार्च में साइन हुआ, जून में आया नोटिस, हम बोलेंगे भैया इतना लेट क्यों आया, तो बोलेंगे कि नहीं सामने वाले ने दिया ही नहीं था अब तक के पोस्ट मास्टर वगैरह को या जो भी, क्योंकि यहां कंडीशन तो सिर्फ ऑर्डर पास किया ना और कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे केसेस में यह दिया कि अगर ऑर्डर लेट मिलता है एसएससी को, अगर ऑर्डर लेट मिलता है एसएससी को, तो इट शैल बी डीम्ड कि आपने साइन भी लेट किया है, आपने ऑर्डर 31 मार्च 2022 को पास ही नहीं किया होगा, आपने बाद में किया होगा, इसीलिए ऑर्डर लेट मिल रहा है। तो ऑर्डर कितने दिन लेट हो सकता है इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, 15 अप्रैल 20 अप्रैल कुछ भी हो सकता है। बट देयर इज अ केस ऑफ पुरुषोत्तम दास टी पटेल। पुरुषोत्तम दास टी पटेल, इस केस में क्या बोला गया, इस केस में उन्होंने बोला कि सपोज इसके साथ आपको 156 का डिमांड नोटिस भी देना है, और ये डिमांड नोटिस जो इशू हुआ वो इशू हुआ है 2 अप्रैल 2022 और आपको सर्व हुआ 8 अप्रैल 2022, और आपको पता चला कि ये इशू हुआ है 2 अप्रैल 2022। बहुत ही क्लासिक लैंडमार्क केस दिया जिसमें कोर्ट ने बोला कि अगर डिमांड आपने 2 अप्रैल को इशू किया है ना, इसका मतलब आपका असेसमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ था। असेसमेंट का कंप्लीशन तभी माना जाएगा जब आपने डिमांड भी रेज कर दी। अगर आपने डिमांड ही रेज नहीं की मतलब आपने असेसमेंट कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है। पुरुषोत्तम दास पटेल के कोर्ट केस से मैं कहानी बता रहा हूं, लॉ में कहीं नहीं लिखा है, हम कोर्ट केस की बात कर रहे हैं। बोला गया कि इसका मतलब आपका असेसमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ है,
और इसका मतलब ये असेसमेंट इनवैलिड है। मतलब ये डिमांड भी 31 मार्च के पहले पहले इशू हो जाना चाहिए था। देखिए 143 144 में कहीं नहीं लिखा है, बट अगर आपका डिमांड का इशू, डिमांड के भी नोटिस में 156 में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, टाइमलाइन कहां लिखी है, उसमें भी टाइमलाइन नहीं है। पर यहां पे आपको बताया फाइनली कि कोर्ट केस के थ्रू हमें पता चलता है कि अगर 31 मार्च के पहले ही इशू हो गया था ना, तो फिर ये 143 144 का असेसमेंट वैलिड है, नहीं तो ये असेसमेंट ही इनवैलिड हो जाएगा, असेसमेंट ही इनवैलिड हो जाएगा। आप पॉइंट समझे? सेम विल बी द स्टोरी फॉर 147 148। अगर मैं 16-17 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं तो असेसमेंट ईयर हो गया 17-18। इसका नोटिस 148 का आपको दिया जा सकता है 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 31 मार्च 2024। इसके बाद में सपोज ये आपको सर्व हुआ और आपने रिटर्न फाइल किया, ये पूरी कहानी चली 24-25 में। आपको 143(2) का नोटिस देना है, आपको 143(2) का नोटिस देना है। ये नोटिस है 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड। तो रिटर्न फर्निश हुआ 24-25 में, 30 सितंबर 2025। आई बिलीव पीछे एक एग्जांपल में मैंने ये डेट के ऊपर आपका ध्यान नहीं दिया था, मैंने ये डेट में गड़बड़ की है। खैर मैं उस डेट के ऊपर बाद में आ जाता हूं, पहले ये वाला तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो ये बीच में छूट जाएगा। 2025 आपको असेसमेंट कब तक के, असेसमेंट ऑर्डर कब तक के पास कर देना है? 31 मार्च 2026। 148 का नोटिस आपको जिस साल सर्व हुआ, जिस साल आपको सर्व हुआ 24-25, उस साल के बाद 12 महीने, उस साल के बाद 12 महीने 31 मार्च 2026, ये डेट तक ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। वर्डिंग्स क्या है? ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज डन, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज डन, इशूड नहीं, कुछ नहीं। पर हम पुरुषोत्तम दास टी पटेल का केस लगा देते हैं और उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अब ये जो आपका ऑर्डर है, ये अगर साथ में डिमांड नोटिस इशू नहीं हुआ था 156 का 31 मार्च 2026 के पहले, तो ये इनवैलिड हो जाता है। पॉइंट समझ में आया आपको? तो देखिए पीछे मैंने आपको कहा था मुझसे एक यहाँ पे गलती हुई है 143 का नोटिस देने में, यही वाला एग्जाम्पल होगा। हाँ 24-25 6 ईयर्स 2024 को आपने इशू किया, 24-25 में हुआ होगा ये, तो सर्व हुआ है 24-25 में, 31 मार्च 2025, नहीं बराबर डेट्स दी हुई है, यहाँ पे बराबर डेट्स दी हुई है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि कितने केसेस में आपका नोटिस इनवैलिड हो जाता है, यानी आपका असेसमेंट इनवैलिड हो जाता है। आखिर कितने केसेस में आपका असेसमेंट इनवैलिड हो जाता है, हम ये समझते हैं, एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं। पहला वाला, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, नो रिटर्न फाइल्ड, और हमने आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया अंडर सेक्शन 144 आफ्टर 12 months फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब चलेगी, प्लीज मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते हुए चलिए। एंड ऑफ 12 months फ्रॉम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं एग्जांपल देते हुए चलता हूं। फाइनेंशियल ईयर 16-17 रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दिया है 17-18 18-19 2 अप्रैल 2019 या आफ्टर 31 मार्च 2019, 17-18 उसके 12 महीने के बाद। सेकंड, नो रिटर्न फाइल्ड। ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 विद इन 12 months या विद इन 12 months वगैरह जाने दीजिए, विदाउट शो कॉज नोटिस। मैंने आपको शो कॉज नोटिस ही नहीं दिया, इनवैलिड। ठीक है, नो रिटर्न फाइल्ड 142(1)
issued but issued return filed 142(1) में आपने रिटर्न को फाइल कर दिया, स्टिल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 इनवैलिड। अरे भाई 142(1) का आपने रिटर्न अगर फाइल कर दिया है तो फिर ये कैसे हो सकता है? रिटर्न फाइल्ड यहाँ पे विद इन टाइम भी लिख देता हूँ, विद इन टाइम जो आपने बोला होगा तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, नो रिटर्न फाइल्ड, असेसमेंट मेड अंडर 143(3). 143(3) का असेसमेंट तभी हो सकता है जब आपने रिटर्न फाइल किया। आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो आपका ये असेसमेंट करने का स्कोप ही नहीं आता। अब ध्यान रखिए, मैं यहाँ 147 नहीं लिख सकता। 147 इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, वहां पे ऑल्सो डीम टू बी के अंदर में नो रिटर्न फाइल्ड वाले भी केसेस है। ठीक है, तो यहां तक के तो हमने नो रिटर्न फाइल्ड के देखा। अब हम आते हैं रिटर्न फाइल्ड। रिटर्न फाइल्ड फिर 142(1)(2) issued, 142(1)(2) issued and complied, फिर 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया, इनवैलिड। भैया आपने कंप्लाई कर दिया तो सवाल ही नहीं उठता बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का। ठीक है, रिटर्न फाइल्ड, देन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मेड। भाई सवाल ही नहीं उठता, कैसे कर सकते हो? आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे हो सकता है? रिटर्न नहीं फाइल किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। अब अगर आपको फिर भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना है, पहले 142(1)(2) तो दो, 142 का नॉन कंप्लायंस तो होने दो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नेक्स्ट केस, रिटर्न फाइल्ड 143(2) इशूड आफ्टर ड्यू डेट। उसकी जो ड्यू डेट थी उसके बाद आपने इशू कर दिया, आपका जो भी असेसमेंट होगा वो इनवैलिड। पर 292BB एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, रिटर्न फाइल्ड 143(2) issued on time and assessment order passed under section 143(3) after due date। आफ्टर ड्यू डेट, जो ड्यू डेट थी उसके बाद पास कर दिया आपने, 12 months बियॉन्ड असेसमेंट ईयर। आपका पूरा का पूरा नोटिस इनवैलिड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्या आपका रिटर्न असेसमेंट इनवैलिड हो गया। रिटर्न फाइल्ड, असेसमेंट मेड अंडर सेक्शन 143(3) विदाउट इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). 143(2) का नोटिस इशू करना वैलिड बहुत जरूरी है। नहीं किया, असेसमेंट कर दिया, इनवैलिड। 292BB नॉट एप्लीकेबल। इस केस में 292BB भी नहीं यूज कर सकते। मतलब आप प्रेज्यूम नहीं कर सकते कि सामने वाले ने अटेंड किया था इसीलिए वैलिड है। वैलिड होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए 144 का पॉइंट नहीं डालता हूं, 143(2) का आपने नॉन कंप्लायंस किया तो भी 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। अब वो भी बियॉन्ड ड्यू डेट हुआ है तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। यानी कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए गए और 144 लिख देता हूं यार, अब इतना कर ही रहे हैं तो। रिटर्न फाइल्ड, नोटिस 143(2) इशूड एंड कंप्लाइड ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 144 इनवैलिड। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो ही नहीं सकता। 143(2) अगर नहीं कंप्लाई किया होता तो होता था 143(2). ठीक है, 11 रिटर्न फाइल्ड, नोटिस 143(2) इशूड नॉट कंप्लाइड, आपने कंप्लाई नहीं किया, एंड ऑर्डर इशूड
अंडर सेक्शन 144 आफ्टर ड्यू डेट इनवैलिड, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग के ड्यू डेट जो था ऑर्डर करने का उसके पहले, एल्स एक और एक केस लिखा रहा हूं इसी से लिंक्ड, एल्स ऑर्डर पास्ड 143.3। अरे जब 143.2 का कंप्लायंस ही नहीं हुआ, आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं आई, तो आपने 143.3 में असेसमेंट कैसे किया? असेसमेंट तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होना चाहिए था। पर खैर ये केस बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस है, क्योंकि 143.3 में असेसमेंट फिर भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि असेसमेंट नहीं हो सकता। जितनी डिटेल दी थी उसके बेसिस पर असेस कर दिया उसने, जितनी डिटेल अवेलेबल थी उसके बेसिस पर असेस कर दिया, ये भी होता है। 13, अब रिटर्न फाइल हुआ हो चाहे नहीं हुआ, डज नॉट मैटर, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं 147 148 पे जा रहा हूं। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट लेस than 1 lakh, notice issued after 4 years from end of relevant assessment year, from end of relevant assessment year, ठीक है। बट 292BB एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आपने प्रोसीडिंग्स अटेंड कर ली। 14, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट more than 1 lakh and notice issued after 6 years, after 6 years 292BB अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है। 15th, 148 notice properly served, 147 assessment, 147 assessment made without issue of 143.2, 143.2, इसमें 292BB भी नॉट एप्लीकेबल हो गया, समझ गए। 143.2 तो इशू करना ही पड़ेगा 147 के असेसमेंट के लिए भी। 148 प्रॉपरली सर्व्ड, अब मैं यहां पे सर्व्ड लिख रहा हूं पर वो एक्चुअली इशूड होना चाहिए। 143.2 सर्व्ड बियॉन्ड ड्यू डेट, बियॉन्ड रेलेवेंट ड्यू डेट। मतलब ये क्वेश्चन के अंदर में मैं आपका सब कुछ असेस कर ले रहा हूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर दे रहा हूं, आप ये समझ लीजिए कि ये भी इनवैलिड हो गया। बट इसमें 292BB एप्लीकेबल है, ठीक है। 148 143.2 properly served, 147 issued after due date, 142 issued नहीं लिखता हूं यहां पे, passed after due date, जो उसकी relevant due date है उसके बाद, तो ये invalid हो गया। 148 143.2 147 properly issued, served, passed. Demand notice issued after due date, after due date of 147, पुरुषोत्तम दास टी पटेल का केस, पुरुषोत्तम दास टी पटेल का केस इनवैलिड। इतने सारे केसेस बनते हैं जिन सभी में आपका ये पूरा का पूरा असेसमेंट इनवैलिड हो जाएगा। आई होप यहां तक ये पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इज 21 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, could be made under section 147 after expiry of 9 months। तो ये सारे के सारे टाइम लिमिट्स वगैरह तो जाने दीजिए, अब ये सब कुछ फ्लैटली 12 months का पीरियड कर दिया गया है, ठीक है। आई होप यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखते हैं
अब तक हमने जो भी पढ़ा उन सब से रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं अब। टीच वेल एजुकेशन एज अ ट्रस्ट अंडर 1023C which runs various educational institutes. During the course of assessment under 143(3), assessment officer finds that trust has carried out activities in contravention of the section approved for exemption. Hence, assessing officer wants to pass an order without giving exemption under section 10. You are required to examine the following whether assessing officer can pass the order. कर सकता है क्या? ध्यान में आपको नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पहले गवर्नमेंट को एक लेटर लिखेगा कि भी इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया है, इस कॉन्ट्रावेंशन को अब आप इनका सेक्शन 10 एग्जामिशन हटाएं। और जिस दिन गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा कि हम ये इनका सेक्शन 10 का एग्जामिशन हटा रहे हैं, उसके बाद आप ऑर्डर पास करोगे, तब तक क्या आप ऑर्डर पास नहीं करोगे। विदाउट गिविंग एग्जामिशन बेनिफिट अंडर सेक्शन 10 ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड। ठीक है। कैन असेसिंग ऑफिसर गेट एडिशनल टाइम इन कंप्लीटिंग द असेसमेंट? यस, उसे एडिशनल टाइम मिलेगा टिल द टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट कैरीड आउट इट्स पूरा का पूरा उनका जो इंस्पेक्शन है, एंड देन इट गिव्स इट्स फाइनल ऑर्डर एंड द फाइनल ऑर्डर इज सर्व्ड टू असेसिंग ऑफिसर। तो ये आपका 2 में दिया गया है, और अगर सर्व करने के बाद का पीरियड 60 दिन से कम है तो उन्हें 60 डेज का टोटल टाइम पीरियड मिल जाएगा ये ऑर्डर पास करने के लिए। क्लियर? थियोरेटिकली कैसे लिखना है, क्या लिखना है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से अपने आप को वर्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। स्टेट विथ रीजंस whether return of income is to be filed in following cases. X, a resident aged 80 years, super senior citizen, total income 285, claim deduction of 150 under 80C, long term cap gain 80,000, not taxable by virtue of exemption under 112A. आपको बोला गया है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है और आप डिडक्शन क्लेम करने के बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे आते हो, डिडक्शन क्लेम करने के बाद नीचे आते हो, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। करेक्ट, ये हमने पढ़ा, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि असेसिंग ऑफिसर जानना चाहता है कि भाई आप कौन सा डिडक्शन क्लेम कर रहे हो। बट अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हो तो ये पॉइंट आपके लिए वैलिड नहीं ठहर जाता, आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। Will your answer change if Mr. X has incurred 1,05,000 towards payment of electricity bill? More than 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, बराबर। अब यहाँ पे 80 इयर्स का सुपर सीनियर सिटीजन भले ही आप है, ऐसे पॉइंट पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है या आपको डाउट आ जाता है, यार 80 इयर्स का सिटीजन है, क्या करना है, एग्जामिशन नहीं अवेलेबल है, फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर वाले में कोई सुपर सीनियर सिटीजन वाला एग्जामिशन नहीं दिया, वो एग्जामिशन सिर्फ बेसिक एग्जामिशन लिमिट वाले पॉइंट के लिए। ठीक है। ABC या पार्टनरशिप फॉर्म, लॉस ऑफ 10,000, लॉस कैरी ओवर करने के लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, और वैसे भी एक फॉर्म को तो हमेशा ही रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। रजिस्टर्ड एसोसिएशन एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन हैज एन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 260, इनकम इज एक्सीडिंग बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो ऐसे में भी आपको रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। मिस्टर एक्स एज 45 ईयर्स ड्रॉज अ सैलरी ऑफ 490, FD इनकम 10,000। अब अगर हम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले लें तो 440, फिर भी बेसिक एग्जामिशन लिमिट के ऊपर है, रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि इन सभी केसेस में रिटर्न फाइल करना है। चलिए पढ़ लीजिएगा आंसर, वीडियो पॉज कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आंसर, सीधा फ्लैटली आंसर मत कर देना। अगला क्वेश्चन, असेसिंग ऑफिसर इशूड नोटिस अंडर 142(1) ऑन 24 December कॉलिंग रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 1920, असेसमेंट ईयर, देखिए वर्डिंग्स बहुत ध्यान से पढ़ना, प्रीवियस ईयर 1819 है, असेसमेंट ईयर 1920 है। 30 सितंबर 2020 तक नोटिस दे सकते थे, 30 सितंबर 2020 तक के नोटिस दे सकते थे, आपको 24 दिसंबर 2019 को कॉल किया है, वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। इन रिस्पॉन्स टू द सेड नोटिस असेसी फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ लॉस एंड क्लेम्ड कैरी फॉरवर्ड, क्लेम्ड कैरी फॉरवर्ड, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। अच्छा सॉरी, मैं 143(2) का टाइम लिमिट बता दिया आपको, सॉरी मेरी गलती है। 142(1) में आपको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला है, ये तो कभी भी दे सकते हैं। आपने इसमें कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस क्लेम कर लिया, रिटर्न एक तो फाइल नहीं किया, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस चाहिए तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और अब इसमें कैरी फॉरवर्ड मांग रहे हैं। वेदर असेसी इज एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड? नो। 139(1) के अंदर फाइल करते हो तो कैरी ओवर मिलता है, 142(1) के अंदर रिटर्न फाइल किया तो कैरी ओवर नहीं मिलता। क्लियर है? ठीक है, अगला देखिए, रेगुलर असेसमेंट ऑफ MNO फॉर असेसमेंट ईयर 1819 कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 143(3) ऑन 13 मार्च 2020।
असेसमेंट ईयर 18-19, 30 सितंबर तक नोटिस, 31 मार्च 2020 तक नोटिस असेसमेंट कंप्लीट करना था, 13 मार्च 2020 वेल विद इन टाइम। देयर वाज एन ऑडिट ऑब्जेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑडिट टीम। एक बार एक ऑर्डर पास होता है ना, उसके बाद वो ऑर्डर जाता है ऑडिट टीम के पास और ऑडिट टीम चेक करता है कि उसमें कोई है क्या। तो ऑडिट टीम ने एक ऑब्जेक्शन दे दिया दैट इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डिसअलाउड partly as there was diversion of borrowed fund to sister concern without charge of interest। sister concern को आपने लोन दे दिया और उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, तो वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाना चाहिए था। State with reasons whether assessing officer can issue notice under 148 on the basis of audit objection। हमें इसमें दो बातें लिखनी पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन आता है तो। एक, पहली बार जब आपका 143(3) में असेसमेंट हुआ, आपने सारे फैक्ट्स बताए, असेसिंग ऑफिसर ने ये वाला फैक्ट कंसिडर किया और उसके बाद भी आपको एक्सपेंस अलाउ किया। क्या वो 148 में रीअसेसमेंट ओपन कर सकता है? नहीं, दिस इज चेंज इन ओपिनियन। चेंज इन ओपिनियन नहीं कर सकता। असेसिंग ऑफिसर को आपने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज किए, पर उसने ये वाला पॉइंट ओवरसाइट कर दिया, ये वाला पॉइंट ओवरसाइट कर दिया। बाद में ऑडिट टीम का ऑब्जेक्शन के बेसिस पे वो 147 इशू कर रहा है। यस, वो कर सकता है अब ऐसे में, पर देखिए ऑडिट टीम जनरली आपके पॉइंट्स कंसिडर करता है, असेसिंग ऑफिसर के पॉइंट्स। तो असेसिंग ऑफिसर के पॉइंट्स कंसिडर करता है, तो चेंज इन ओपिनियन के कारण वो यहां पे इशू नहीं कर सकता है। वन अबव इज नॉट परमिटेड, व्हाट इज द ऑप्शन ओपन टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब वो 263 264 कमिश्नर वाली बात हो गई, फिलहाल हमने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं ये पॉइंट इग्नोर कर रहा हूं। मैं सिर्फ पहला पॉइंट बोल रहा हूं, इसका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि सारे फैक्ट्स आपको बताई गई थी और चेंज इन ओपिनियन के कारण ये अलाउ नहीं किया जाता है। Assessing officer cannot issue 148 solely on the basis of audit objection of revenue audit team. Assessing officer has acted under compulsion of audit party and not independently. The action of reopening will be invalid. दो पॉइंट्स दिए, एक तो चेंज इन ओपिनियन। अच्छा, उन्होंने रीजंस टू बिलीव वाला पॉइंट भी नहीं बोला है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के अंदर। यहाँ एक केस दिया उन्होंने, ACIT वर्सेस ICICI सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप। रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर ऑन द ग्राउंड ऑफ चेंज इन ओपिनियन इज नॉट वैलिड। पहली बात, असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट इशू सोली ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन, चेंज इन ओपिनियन पे नहीं चलेगा। चलिए अगला, whether following assessees have to file return and if so what is the due date। registered trade union having income 1 लाख, बेसिक एग्जामिशन लिमिट के नीचे है, नहीं फाइल करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रस्ट हॉस्पिटल हैविंग receipts 205 लाख, receipts availing exemption of 220 with total income of 110, with total income of 110, यानी 110 और 220 अगर मैं मिलाऊं तो मैं बोलूंगा आपकी इनकम 330 है। समझ लीजिए वर्ड्स अच्छे से, आपने टोटल इनकम दिखाई है 110 की और आपने अवेल किया एग्जामिशन 220 का, सो द टोटल इनकम इज अबव बेसिक एग्जामिशन लिमिट, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा इनकम। तो अगर ये डिडक्शन क्लेम करना है तो रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। अगर ये दोनों का टोटल 250 के नीचे होता तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं होता, आप एग्जामिशन क्लेम करो नहीं करो बात एक ही है, तब रिटर्न नहीं फाइल करते चलता, पर यहां तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दिशांत रिसीव नोटिस अंडर 148 फॉर ईयर 16-17 ऑन ग्राउंड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सर्टेन एसेट्स अलाउड इन एक्सेस। वैलिड रीजन है। असेसिंग ऑफिसर रिकॉर्डेड द रीजंस फॉर रीओपनिंग। द ओरिजिनल असेसमेंट वाज कंप्लीटेड अंडर 143(3). In course of reassessment proceeding, assessing officer also disallowed certain sum under section 14A in respect of expense in relation to dividend from company and tax-free interest। वो इनकम जो टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम जो टैक्सेबल नहीं है उससे रिलेटेड आपने कुछ खर्चे किए, उससे रिलेटेड आपने कुछ खर्चे किए, ये एक्सपेंस आपको 14A में डिसअलाउ कर रहा है वो। ठीक है। असेसिंग ऑफिसर डिड नॉट रिकॉर्ड द रीजन फॉर अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ 147। उसने आपको नोटिस दिया एक्सेस डेप्रिसिएशन का, पर ये भी खर्चे उसने डिसअलाउ कर दिए। प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर उसे कुछ ऐसी चीजें भी पता चलती है जो उसके रीजन टू बिलीव में नहीं था, एडिशनल पॉइंट्स उसको पता चल जाते हैं, क्या वो उन्हें भी अलाउ कर सकता है? क्या वो उन्हें भी अलाउ कर सकता है? इनकम में ले सकता है, एक्सपेंस डिसअलाउ कर सकता है। यस, हमने पढ़ा सेक्शन 147 में अलाउड है। इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसअलाउंस एंड पास द ऑर्डर डिसअलाउइंग द एक्सेस डेप्रिसिएशन एंड ऑल्सो सम्स अंडर 114A। Dishant contended that assessing officer can make disallowance under 14A since the same was not the reason for reopening the assessment। दिशांत बोलता है भैया वो तो तुमने रीजन में लिखा ही नहीं है रीओपनिंग के, हम आपको ये वाला एक्सपेंस तो आपको अलाउ नहीं होना चाहिए।
अलाउड है, हमने 147 के अंदर पढ़ा। ऑल्सो असेसमेंट के दौरान उनको कोई और चीज भी मिल जाती है तो वो उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर है यहाँ तक क्या? आगे बढ़िए। इन द प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर 153A, छोड़ देते हैं 153A फिलहाल। What is the consequence when Mr. Raghav made a payment of 75,000 in cash to a travel agent for his travel in Saudi Arabia? Travel in Saudi Arabia to be undertaken for business purpose by quoting intentionally wrong PAN number कोट किया आपने, ठीक है, 272B. Would your answer be different if the cash payment is for travel to Nepal instead of Saudi Arabia? अभी भी पॉइंट सेम ही है। फॉरेन ट्रिप के लिए अगर आप जाते हैं और 50,000 के ऊपर का आप खर्चा कर रहे हो, 50,000 के ऊपर, तो आपको पैन नंबर कोट करना कंपलसरी है। आपने नहीं किया, 10,000 फॉर द डिफॉल्ट। आपने कोट किया पर ऑथेंटिकेट नहीं किया, 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट। सामने वाले को भी सेम कॉन्सिक्वेंस लगेगा, सामने वाले ने भी इसे ऑथेंटिकेट नहीं किया, उसे भी 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट लगेगा। तो ये पूरा आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, फॉर फेलिसिटेटिंग एक्सपीडियस रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, इस पे हम बाद में आएंगे, जो हम पढ़ने के हैं वो पॉइंट्स मैं छोड़ देता हूं। असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू मेक असेसमेंट टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट इन सर्टेन सिचुएशंस। व्हाट आर दे? हमने देखा, एक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लग सकता है, पर शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा, हमने 142(1) दिया, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, हम आपको विदाउट शो कॉज नोटिस 144 कर देंगे। 142(1)(2) रिटर्न फाइल करने के बाद हमने आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाया, आपने नहीं दिया, हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे 144। 143(2) हमने असेसमेंट का ऑर्डर दिया, आपने कंप्लाई नहीं किया, 144 हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, फेल्स टू मेक द रिटर्न, fails to comply with the notice under 142(1), 143(2). अगला देखते हैं, assessment of CNK Associate, a partnership firm, for the assessment year 1718 was made under 143(3) on 31st July 19। 31st July 19 देख लेते हैं। assessment year 1718 लिखा है, 1718 तो 1819 31 मार्च 2019 तक हो जाना चाहिए था। Assessing officer made 2 additions, addition of 2 lakh 40 IA due to non-furnishing of evidence on payment of TDS. 2. Addition of 5 lakh on account of unexplained cash credit. Assessing officer contested the addition on account of unexplained cash credit in appeal to the commissioner. The appeal was decided in January 2020 against the assessee. Assessee के against में चला गया। Assessee approaches you for suggestion as to whether it should go for 264 or 154। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ने के हैं अभी, ये भी इग्नोर कीजिए प्लीज। तो मैं ये पूरे क्वेश्चन में जितनी भी मार्किंग है पूरा हटा देता हूँ। नेक्स्ट वन, can the assessing officer issue notice under 148 to reopen on the grounds that CIT has issued under 263? ये भी फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। Can assessing officer empowered to assess or reassess income which is chargeable to tax has escaped assessment in case which is pending before appellate tribunal? नहीं कर सकता। इफ द केस इज पेंडिंग बिफोर एपलेट ट्राइब्यूनल, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता आप कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी आपके हाथ के ऊपर चले गई अब कहानी, असेसिंग ऑफिसर के ऊपर का जो डिपार्टमेंट है उनके हाथ में चला गया, तो अब असेसिंग ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता। दूसरे फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सेम पॉइंट कर सकता है, पर बाकी इसमें नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सर्च हम बाद में पढ़ेंगे। सर्च Assessing officer has the power to make any adjustment in income disclosed by the assessee in the return of income in course of processing the return under 143(1). ये पहला आंसर तो मैं इसका आपको यही बोलूंगा कि 143(1) के असेसमेंट के अंदर में मशीन पूरा का पूरा एरर चेक करती है, असेसिंग ऑफिसर नहीं करता है। तो इट इज CPC बैंगलोर, प्योरली मैकेनिकल, ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं है इसमें।
पहला पॉइंट तो ये लिखूंगा, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं। एरिथमेटिकल एरर्स, इनकरेक्ट क्लेम्स, इनकरेक्ट जो डिसअलाउंसेस, लॉस कैरी ओवर और डिडक्शंस वगैरह जो आपने लिए हैं बियॉन्ड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में अगर कुछ बातें बताई गई थी तो वो बातें मतलब एक्सपेंस यहाँ पे अलाउ कर दिया गया, पर ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया कि उसे डिसअलाउ होना था। ये सारे के सारे एरर्स क्रॉस चेक होते हैं, ठीक है। चलिए 17 बाद में देखेंगे। 18 ताई लिमिटेड filed return for assessment year 1920 on 26 September 19. Return was selected for regular assessment under 143.3. Notice is served on 3rd October 2020. डेट का ध्यान रखना। असेसमेंट ईयर 1920 यानी 30 सितंबर 2020 तक नोटिस सर्व हो जाना था, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा था हर लेक्चर में ताकि ये बातें आपको याद हो जाए। 3 अक्टूबर 2020 इनवैलिड। कंपनी रेस्पॉन्डेड टू द नोटिस अंडर 143.2, रेस्पॉन्ड कर दिया कंपनी ने। एग्जामिन वेदर द सर्विस इज विद इन द टाइम और नॉट, नहीं है, इनवैलिड है। पर अगर आपने रेस्पॉन्स में ये लिखा है कि ये नोटिस इनवैलिड है तो ठीक है, पर अगर आपने प्रोसीडिंग्स अटेंड कर ली तो इट विल बी डीम्ड अंडर 292 बीबी कि ये वैलिड है। क्लियर है यहाँ तक क्या? चलिए पूरा आंसर लिखेंगे, सारे पॉइंट्स लिखना है आपको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। In case of Mr. Rajesh, a summary assessment was made under 143.1. Summary assessment. 143.1 is intimation for assessment of 16-17 without calling him. Thereafter, Mr. Rajesh received a notice under section 148 on 6 June to reopening the assessment. Reopening क्या है? Fresh assessment है. Fresh assessment है. Can Mr. Rajesh challenge the legality of the notice on the ground of change in opinion? No. 143.1 is purely intimation. उसके अंदर में कोई ओपिनियन वगैरह की बात ही नहीं हुई थी। ये तो आपका फ्रेश असेसमेंट है, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं रहेगा। यहाँ एक कोर्ट केस का भी नाम दिया है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अंडर ACIT वर्सेस राजेश झवेरी स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। Assessee cannot challenge the legality of the notice under 148 reopening on the ground of change in opinion in case no assessment is made under 143.3. असेसमेंट ही नहीं हुआ 143.3 में, तो आप बोल ही नहीं सकते चेंज इन ओपिनियन। चेंज इन ओपिनियन तो 143.3 में असेसमेंट हुआ होगा या पहले 147 में असेसमेंट हुआ होता तो होता, ठीक है। नेक्स्ट वन, a fresh claim before assessing officer can be made only by filing a revised return and not otherwise. Yes, आपको फ्रेश क्लेम करना है तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, बिना रिटर्न के वो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। द सेम पॉइंट इज ऑल्सो हेल्ड अंडर गोजेट लिमिटेड वर्सेस CIT। गोजेट लिमिटेड वर्सेस CIT के केस में भी ये बात बोली गई थी कि अगर रिटर्न आपने रिटर्न की जगह कोई लेटर लिख के दे दिया या कुछ और लिख के दे दिया, जैसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न चली गई, अब आपने बाद में लेटर लिख के दिया कि हम लोग ये डिडक्शंस भूल गए हैं, असेसिंग ऑफिसर आपको डिसअलाउ कर देगा, बोलेगा नहीं हम मैं तो सिर्फ रिटर्न में एक्सेप्ट करूंगा जो भी बातें एक्सेप्ट करनी है और कहीं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए 2A हमने अभी नहीं पढ़ा है। श्रीमती कांति एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग कॉफी। ग्राउंडिंग रोस्टिंग है तो 60-40 वाला फंडा आ गया। टोटल इनकम ऑफ 6 लाख, टोटल इनकम ऑफ 6 लाख, 6 लाख का 40% टैक्सेबल इनकम, 40% 240 बाकी एग्जेम्प्ट इनकम। फ्रॉम द बिजनेस विच वाज हर ओनली सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 March 2020. She consults you to have an opinion whether she is required to file return of income for assessment year 2021 as per the provisions of 139(1). 139(1). The income is below basic exemption limit, taxable income is below basic exemption limit, तो नहीं होना चाहिए। खैर हम लोगों ने फिर भी एग्रीकल्चर की टैक्सेबिलिटी वगैरह अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम के साथ कंसिडर करो टैक्स कितना है, बिना उसके कितना कंसिडर करो, वो सारी बातें देखेंगे तो फिर यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आ जाती है, तो फिर तो रिटर्न फाइल करना पड़ता है। खैर यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, एग्जेम्प्ट इनकम छोड़ के, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला, ट्रैवल टू US एंड इनकर 2.2 लाख, अबाउट 50,000 टैक्सेबल हो गया, ठीक है। मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न, टैक्सेबल नहीं, मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न। अब ऐसे में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राम एन इंडिविजुअल फाइल्ड अ रिटर्न इन 2021 ऑन 15 June 2020. 15 June 2020. He later discovered that he did not claim deduction under ATC. ATC डिडक्शन छूट गया। He claimed the said deduction through a letter. लेटर गलत है, अभी हमने देखा गॉजेट का केस। असेसिंग ऑफिसर completed the assessment without allowing the deduction. Correct. Assessing officer is correct.
नथिंग रॉन्ग इन इट, गोजेट वर्सेस सीआईटी का केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन द करेक्टनेस, असेसिंग ऑफिसर इज करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असेसिंग ऑफिसर इज बाउंड टू अलाउ सेट ऑफ brought forward loss under section 72 even though the assessee has not claimed it। असेसी ने brought forward loss का सेट ऑफ भी क्लेम नहीं किया। क्या असेसिंग ऑफिसर के ऊपर इसका कंपल्शन है कि उसको करना ही पड़ेगा अलाउ? यस, उसे करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ये कोर्ट केस में भी बोला गया और ये लॉ की लैंग्वेज ही ऐसी, सीआईटी वर्सेस महालक्ष्मी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, अलाउ करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसका सर्कुलर भी आया है, इट इज ड्यूली डेटेड असेसिंग ऑफिसर टू असिस्ट द टैक्स पेयर इन एवरी रीजनेबल वे, पर्टिकुलरली इन द मैटर ऑफ क्लेमिंग एंड सिक्योरिंग रिलीफ्स इन दिस रिगार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। X, an individual, got his books of accounts audited under section 44AB। 44AB का आपको ऑडिट लग रहा है। इनकम 520, he desires to know if he can furnish the return through a tax return preparer। नहीं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से नहीं। अगर आप ऑडिट में आते हैं तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की मदद आप नहीं ले सकते, उसके अंदर में आपको ऑडिटर ही आपका रिटर्न फाइल करता है, वैसा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च अभी नहीं देखना है हमको। चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आया होगा।